बिहार के चुनावों पर हमने काफी बात की, लेकिन एक बात जिसे बिहार के चुनावों में बड़ी भूमिका निभाने के रूप में देखा जाता है, उसकी बात नहीं की। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं जातिगत समीकरणों की बात कर रही हूँ। लेकिन इस बात में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के चुनाव ही जातिगत समीकरणों पर आधारित माने जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में जहां विभिन्न जातियां किसी न किसी राजनीतिक दल की ओर एकजुट हो जाती हैं, बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में यदि जातिगत ध्रुवीकरण का प्रयास भी हो तो भी इतने सारे ध्रुव बन जाते हैं कि किसी एक पार्टी उसका लाभ उठा सके, यह नहीं हो पाता। वही उत्तर प्रदेश में जहां उच्च वर्ग यानी सवर्ण जो भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं, दलितों को मायावती संगठित कर लेती हैं और ओबीसी के सभी वोट मुलायम सिंह अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते हैं। वहीं बिहार में ऐसा नहीं होता। उच्च वर्ग के वोट कांग्रेस और भाजपा में बंटते हैं। दलितों के वोट भी पहले बटा करते थे, लेकिन उसके अभी अलग समीकरण हो गए हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर भी जदयू सभी दलितों के वोट को आकर्षित नहीं कर पाती और ऐसा ही पिछड़े वर्ग के वोट को भी राजद पूरी रूप से आकर्षित नहीं कर पाती। मुस्लिम वोट बैंक के साथ भी ऐसा ही है, जो जदयू और राजद में बंटता है, लेकिन अभी उसके भी समीकरण परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि बिहार के चुनावों में ये जातिगत समीकरण है तो, लेकिन किसी एक पार्टी को लाभ देकर जाए ऐसा दिखता नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां कोई एक पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है, बिहार में ऐसा पिछले कई दशकों से नहीं हो पाया। आखिरी बार ऐसा हुआ था 1985 में, तब कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन तब से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। गठबंधन सरकार ही बनी है और उसका कारण है कि इन ध्रुवीकरण का अलग अलग बंट जाना। इसमें कांग्रेस की मैंने बात की, जो 1985 के पहले अपनी सरकार अकेले बनाने में सक्षम हो जाती थी। वह कैसे होती थी? कांग्रेस का जो जातिगत समीकरण का फॉर्मूला था, वह मुस्लिम, दलित और उच्च वर्गों पर आधारित था। ऐसा करके कांग्रेस अधिकांश वोट अपने पक्ष में ले पाती थी और सरकार बना लेती थी। और अब इस चुनाव में जब कांग्रेस को पिछले कुछ वर्षों से राजद का एक छोटा भागीदार समझा जा रहा है, वह अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए फिर से इसी समीकरण को अपना रही है। इस बार अगर आप सीटों के बंटवारे को देखें, कांग्रेस की तरफ से जिन्हें सीट दी गई है, टिकट दिया गया है, उन्हें देखें तो पाएंगे कि कुल 70 सीटें जो कि कांग्रेस के खाते में हैं, उनमें से 33 सीटें मिली हैं उच्च वर्गों को। इसमें से 11 है भूमिहार की, 9 राजपूत की, 9 ब्राह्मण की और 4 कायस्थ की। उच्च वर्ग बिहार की राजनीति में 15% हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा दलितों को दी गई हैं 13 सीटें, जबकि वे 16% की हिस्सेदारी रखते हैं, और मुस्लिमों को दी गई हैं 12 सीटें और बिहार की राजनीति में उनका प्रतिशत है 17%। इसके अलावा ओबीसी जो कि बिहार में 51% माने जाते हैं, उन्हें मात्र 11 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस जानती है कि पिछड़े वर्ग को वह रिझा नहीं सकती, इसलिए वहां पर अधिक दांव भी नहीं लगा रही है। और जो ये 11 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, वे ऐसे क्षेत्र में खड़े किए गए हैं जहां राजद का बहुमूल्य है, जहां उसे लोग चाहते हैं और वे चाहते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में राजद का वोट आ जाए। वहीं पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। लेकिन क्या कांग्रेस की ये राजनीति सफल होगी? इसे समझते हैं सबसे पहले उच्च वर्गों की बात से। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद कांग्रेस से हिंदू दूर जाने लगे और भाजपा के समर्थन में आ गए। इस प्रकार कांग्रेस का जो उच्च वर्ग का वोट बैंक था, वह भाजपा की ओर अभी पूर्ण रूप से लगभग स्थानांतरित हो चुका है। दूसरी बात है दलितों की, तो नीतीश कुमार जो कि जदयू के नेता हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे महादलित का फॉर्मूला लेकर आए थे और इसके तहत उन्होंने सभी प्रकार के दलितों को एक अम्ब्रेला के अंदर डाला और उनके वोट पाने में सफल हुए। और 15 साल से उनकी सरकार इसी का प्रमाण है कि वे इस चीज में सफल हो चुके हैं। रही बात अन्य दलितों की, तो उनके लिए अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, रालोसपा, लोजपा और ऐसे ही विकासशील इंसाफ पार्टी।
इन सभी पार्टी छोटे छोटे दलित वर्गों में अपनी पैठ रखती है, लेकिन देखा जाए तो हम और विकासशील इंसान पार्टी ये दोनों तो एनडीए के पक्ष में हैं। लोजपा इस बार अलग से चुनाव लड़ रही है। और रही बात रालोसपा की, जो कभी महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, वह आज महागठबंधन को छोड़कर मायावती के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस को वह वोट स्थानांतरित हो, इसकी संभावना बहुत कम है। और एक रोचक बात मैं आपको बताती हूं कि भले ही 1980 के दशक तक कांग्रेस को दलितों के वोट मिलते आए हों, लेकिन बिहार के दलितों के बीच कांग्रेस को उच्च वर्ग की पार्टी के रूप में ही देखा जाता है। और इसका कारण है कि कांग्रेस में जितने भी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस शासनकाल में, वे सभी उच्च वर्ग के थे। कांग्रेस दलितों से वोट तो लेती थी, लेकिन कभी सत्ता संरचना में उन्हें समावेशित नहीं किया। और इसी कारण कांग्रेस दलितों के वोट बैंक को खोती जा रही है, जिसे जदयू भुनाने में काफी हद तक सफल हुई है। और ऐसे ही अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके कोई विशेष समुदाय हैं और उन्हें रिझाते हैं। अब अंत में बचते हैं मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। वैसे तो मुस्लिम वोट बैंक पहले राजद को जाता था, फिर जदयू को जाने लगा, लेकिन अब जदयू और भाजपा के गठबंधन में भाजपा के वर्चस्व से जदयू से भी मुस्लिम पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार यह वोट बैंक राजद जदयू में तो बटेगा ही, लेकिन एक और नई पार्टी है AIMIM। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वे 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी सीमांचल के क्षेत्र में जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। और साथ ही जो प्रमुख हैं बिहार अध्यक्ष AIMM के, वह पहले राजद में ही थे, फिर वे जदयू में आए और टिकट प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने जदयू छोड़ दी और AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि लोकसभा चुनाव तो वे हार गए, लेकिन विधानसभा में वे अपनी जगह बनाने में सफल हुए। और इस बार वे ही नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में AIMIM का 55 सीटों के साथ। और इस प्रकार जो मुस्लिम वोट बैंक है वह 3 जगह बटेगा। और ऐसे में कांग्रेस के खाते में कितना आएगा यह स्पष्ट नहीं है। अब बच जाता है पिछड़ा वर्ग, जो कि नॉन यादव भी राजद से दूर होता जा रहा है, और सिर्फ जो राजद का यादव वोट बैंक है वही कांग्रेस के पास आएगा। इस प्रकार कांग्रेस ने बड़ी सोच समझ से जातिगत समीकरण तो बिठाए हैं, लेकिन वह काफी लेट हो चुकी है। जैसा मेरे वरिष्ठ जयदीप मजूमदार ने पूरा विश्लेषण करते हुए अपने लेख में लिखा है कि 30 वर्ष लेट हो चुकी है कांग्रेस इन जातिगत समीकरणों को करने में। और वैसे भी अगर आज की बात करें तो बिहार का युवा जातिगत आधार के अलावा किसी और चीज पर वोट देना चाहता है। वह अवसर खोज रहा है, वह शैक्षणिक संस्थान खोज रहा है, और उसे जो पार्टी उत्कृष्ट लगेगी इस चीज को पूरा करने में, वह उसे ही वोट देगा, जातिगत आधार पर नहीं देगा। इस प्रकार कांग्रेस का एजेंडा यहाँ विफल होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही कोई भी पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। इसलिए जो भी हो, बिहार में आएगी गठबंधन सरकार ही।